हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन आई वेलकम यू नामिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले नए टॉपिक को, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। आ जाएंगे सभी के सभी प्यारे दोस्तों। हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कशन कर लिया था। हम बता रहे थे आपको वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी हमारा चल रहा था। वर्क हमने डिस्कस कर लिया, अब हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनर्जी में हमने आपको बताया कि हम केवल और केवल मैकेनिकल एनर्जी की हम डिस्कशन करेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी में हमने आपको बता दिया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये पोटेंशियल एनर्जी नाम की जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो कहाँ से आती है प्यारे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना जरा। हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या डालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। वाह जी वाह। तो देखना प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी की हेडिंग। पोटेंशियल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ध्यान देना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे होती है भाई, क्या होती है? जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में उसकी मोशन के कारण आती है। जब उस बॉडी की वेलोसिटी v हम दे देते हैं। मान लो कोई बॉडी रेस्ट पर है, हमने उसको धक्का मारा, हमने उसको फोर्स दिया। फोर्स देने के बाद में उसने v वेलोसिटी गेन कर ली। v वेलोसिटी गेन कर ली, मोशन में आ गई, तो हम कह देते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। हाउ टू मेजर दैट ए पर्टिकुलर बॉडी हैज सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द मेजरमेंट? तो हमने ये कहा था कि आप जब भी किसी बॉडी का मेजरमेंट देखना चाहोगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप ये देख लो कि वो बॉडी v वेलोसिटी से, मोशन से रेस्ट में आने पर कितना काम कर सकती है। ठीक है ना? हाउ मच वर्क कैन ए बॉडी परफॉर्म, ठीक है, फ्रॉम कमिंग मोशन टू रेस्ट। ठीक है ना? तो ये हमने एक फंडा हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी ½ mv²। ठीक है, ½ mv² अपने पास काइनेटिक एनर्जी आई थी। ये अच्छी बात थी, हमने काइनेटिक एनर्जी बात की। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, कैसे होती है, ये देखो क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम में, किसी बॉडी में, उसके पोजीशन, किसी भी एक फील्ड है, फोर्स फील्ड है, उस फोर्स फील्ड में उसकी पोजीशन चेंज करने के कारण आती है, या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के कारण आती है। मतलब क्या, नहीं समझे ना? चलो मैं बताता हूं। पहली बात, ये बॉडी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी सिस्टम में तब आती है जब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो या उसकी पोजीशन चेंज हो उस बॉडी की। लेकिन ये पोजीशन कहाँ चेंज होनी चाहिए? ये केवल और केवल किसी फील्ड में चेंज होनी चाहिए, फोर्स फील्ड में। जैसे अपनी जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ के चारों ओर कौन सा फील्ड होता है, कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी भी बॉडी को आप एक पर्टिकुलर उसकी पोजीशन चेंज करोगे, किसी एक रेफरेंस से या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाओगे, तो उसके पास एक एनर्जी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैंने जो बताया ये डेफिनेशन है। ठीक है, और इसका मेजरमेंट क्या है, कैसे मेजर करें, कैसे पता करें कि कोई अमुक नाम की बॉडी है, उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है? तो इसका मेजरमेंट सिंपल ये है कि वो बॉडी कितना वर्क परफॉर्म कर सकती है, कितना वर्क परफॉर्म कर सकती है इन चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आने पर उस बॉडी ने कितना काम कर दिया, वो जो है वो काम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा, एक चर्चा करूंगा। एक सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूं पहले। ये मार्कर है, ये ग्राउंड पर मैंने रख दिया।
अब इस ग्राउंड पर रख कर, इस ग्राउंड की जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है, उसके पास इसकी लोकेशन है, मान लो h इक्वल टू 0, उसकी हाइट 0, उस लोकेशन से मैंने उठा करके किसी दूसरी लोकेशन पर मैंने रख दिया, तो क्या इसकी पोजीशन चेंज कर दी मैंने, और ये किस फील्ड में है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में है, तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ है। कैसे पता करूं, कैसे पता करें पोटेंशियल एनर्जी है? क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी? हाँ है। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये जो है ये काम कर सकती है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, तभी वो अपने पास उसके मोशन में आई, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, तो इसके पास कुछ एनर्जी थी ना, इस लोकेशन पर एनर्जी थी, तभी तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदली। तो सिंपल फंडा ये है कि किसी भी फोर्स फील्ड में, अच्छा ये फोर्स फील्ड कोई सा भी हो सकता है, जैसे हम बोले कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक, ये जो है, ये जितनी भी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये केवल और केवल फोर्स फील्ड में, किसी खास फोर्स फील्ड में डिफाइन होती हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख दूं क्या इसकी, पोटेंशियल एनर्जी का नाम क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं ताकि हमारा जो फ्लो में आ जाए, हमारा जो टॉपिक है। ठीक है, तो देखो देखना, पोटेंशियल एनर्जी हमने बोला कि ये जो एनर्जी किसी भी सिस्टम या किसी बॉडी में तब आती है जब उसकी या तो पोजीशन के कारण आई या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के कारण आई। ठीक है, देखना, लिखना, इट इज द एनर्जी associated with any body or a system which is had at a particular position or this energy exists in the system by the configuration of the system। वाह, ठीक है, ओके ओके। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर रखी हो, एनर्जी एग्जिस्ट इन द सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अंडर एनी फोर्स फील्ड, किसी फोर्स फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। कैसे मेजर करें कि किसी बॉडी में कोई पर्टिकुलर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हाउ टू मेजर। ठीक है ना, तो मेजरमेंट हम ऐसे कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर बॉडी जो है कितना वर्क परफॉर्म कर सकती है जब वो एक पोजीशन से, एक लोकेशन से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में है। ठीक है ना,
दिस एनर्जी is measured, this energy is measured by the amount of work, by the amount of work that a body can perform in changing its one position to its standard position और 0 पॉइंट एनर्जी पोजीशन। ये क्या है अभी बता देंगे आगे, ठीक है। तो ये हमने बोला कि ऐसे आप मेजर कर पाओगे पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो पहली बात हमने कही कि ये किसी सिस्टम में, किसी बॉडी में ये एनर्जी तब आती है जब वो बॉडी किसी फोर्स फील्ड में अपनी लोकेशन को चेंज करती है या अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करती है। जैसे हमने बताया कि अर्थ की सरफेस है, वहाँ से आप किसी पत्थर को उठा कर या किसी बॉडी को उठा करके एच हाइट पर ले जाओ तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जैसे आपने एक नेचुरल लेंथ में आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऐसे रखा हुआ है, आप उसकी नेचुरल लेंथ से उस स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो आपने उसकी लोकेशन चेंज की, आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। अब आप बोलोगे यहाँ फोर्स कौन सा है, कौन से फोर्स फील्ड के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, देखो वहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, चेंज होते उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। जैसे आप उस ब्लॉक को छोड़ोगे, जैसे आप उस स्प्रिंग ब्लॉक को आपने जो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से आपने उसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया, छोड़ते ही वो क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है। तो मेन बात ये है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब दो चार्जेज हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इन पॉजिटिव चार्ज को आप बहुत पास लेके आओ, ठीक है, हालांकि रिपेल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप पास लेके आ रहे हो उनको, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लाकर आपने छोड़ दिया। आप जब उसको छोड़ोगे तो वो मूव करेंगे, तो उनके पास वो काइनेटिक एनर्जी, मोशन के लिए वो एनर्जी कहाँ से आई, वो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से ले रहे हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में स्टोर हो गई थी। कब हुई थी वो स्टोर, जब हमने काम किया बाहर से दोनों चार्ज को लेके। तो एक्चुअली में होता क्या है, हमारे द्वारा किया गया काम जो है, या एक अच्छा डेफिनेशन में बोलूं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो काम किया जाता है उस बॉडी की लोकेशन को चेंज करने में, उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने में, वो काम ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने ये बोला, जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ, इसके एग्जाम्पल आप लिख लेना। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये आप लिख लोगे। सेकंड मैंने बोला था अपने पास स्प्रिंग एनर्जी का, ठीक है, इलास्टिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलास्टिक एनर्जी, तो स्प्रिंग एनर्जी का। तीसरा एग्जाम्पल जो हमने बोला था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, व्हेन वी ब्रिंग टू चार्जेस वेरी क्लोज डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस आर, देन द एनर्जी विल बी स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एग्जाम्पल लिख लेना आप, ठीक है। तो ये हमने बोला।
अब इस एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। जैसे मैं बोलूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं बोलूं फर्स्ट, फिर हम उसके ऊपर चलेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पर। तो एक बात एक चलो इसके ऊपर मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो देखना जरा आप, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहली बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखना जरा। मैंने अभी भी बोला कि पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म, उसका जो फोर्स फील्ड है वो चेंज हो सकता है। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो फोर्स फील्ड है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। जैसे ये अपने पास अर्थ की सरफेस है, ठीक है ना, ये अपने पास क्या अर्थ की सरफेस है। इस अर्थ की सरफेस पर मान लो एक एम मास का कोई टुकड़ा रखा हुआ है या एम मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का, ठीक है। और यहां पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। इस एम मास की एक पर्टिकुलर पोजीशन है, इस यहां पर पोजीशन क्या है? इसकी सरफेस पर रखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है जी। अब इस लोकेशन से मैंने उसको उठा करके इसकी लोकेशन चेंज करूंगा, इसकी लोकेशन चेंज करूंगा, और ये जब लोकेशन चेंज कर रहा हूं तो मेरे को काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसको अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ग्रेविटी जो है, अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। तो हमें इसको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ले जाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा भाई? काम करना तो फोर्स लगाना पड़ेगा, F इंटू डी एक्स, एफ एक्स। तो यहां पर पर्टिकुलर कौन सा कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर लग रहा है mg, तो मिनिमम फोर्स तो मुझे mg लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो mg फोर्स लगाऊंगा, ज्यादा भी लगा सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो आगे बताऊंगा मैं कि केवल हमें उतना ही फोर्स लगाना जितना यहां पर लग रहा है। तो mg मुझे को लगाना, ताकि इसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए, इसकी वेलोसिटी जो कॉन्स्टेंट रहे। तो यहां पर मुझे mg फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस mg फोर्स से मैंने लगा करके इसको पर्टिकुलर लोकेशन, दूसरी लोकेशन पर मैंने उठा करके यहां पर उठा दिया इसको, और यहां पर मैंने रख दिया इसको एम मास को, और इसकी जो हाइट है मैंने h हाइट पर मैंने इसको रख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने काम कितना किया? मुझे बताओ मैंने काम कितना किया? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट बोले तो मैं, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया वो कितना होगा? फोर्स कितना लगाया? mg, और डिस्प्लेसमेंट हो गया h, यानी एक्सटर्नल ने इतना वर्क किया mg, ठीक है ना। इस सिचुएशन में जो F एक्सटर्नल जो फोर्स है वो अपोजिट है किसके? ग्रेविटी फोर्स के, ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट है कि नहीं है? बिल्कुल जी है, ठीक है। और वैल्यू कितनी है? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F ग्रेविटी, और वो ग्रेविटी जो फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो है mg, ठीक है जी, mg। तो mgh वर्क किया। तो अभी हमने बोला कि इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी बॉडी और ए सिस्टम विच इज हेल्ड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, और ठीक है ना, और दिस एनर्जी एग्जिस्ट इन द सिस्टम बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम अंडर एनी फोर्स फील्ड। तो मैंने इसकी पर्टिकुलर लोकेशन चेंज की, लोकेशन चेंज करते करते इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लेकिन वो एनर्जी आई भी तो होगी ना, कहाँ से आई? वो एनर्जी आई, हमने काम किया। कितना काम किया? ये तो हमारे द्वारा काम किया गया काम है ना, दिस वर्क डन is stored in its gravitational potential energy, gravitational potential potential energy मतलब ये होगा U इज इक्वल टू हो गया अपने पास mgh, ठीक है ना। अब जैसे h बराबर 0 पुट करो, जैसे मैं बोलूँ h बराबर 0 पुट करो, तो h इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सरफेस के ऊपर 0, इसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, इसको रेफरेंस, एज ए रेफरेंस बोल देते हैं।
और किसी भी हाइट के ऊपर जो उसकी पोटेंशियल mgh होगी, और ये अपने पास आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी। तो मेन बात ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ, आगे हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे इसको। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पहली बात तो इसके लिए कोई फोर्स फील्ड जरूरी होता है। उस फोर्स फील्ड के अंदर जब हम कुछ काम करते हैं, ठीक है ना, किसी बॉडी की लोकेशन को चेंज करते हैं, उसका कन्फिगरेशन चेंज करते हैं, ठीक है ना, उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, तो उसके द्वारा हम उसकी लोकेशन चेंज करते हैं। उस लोकेशन चेंज करने के दौरान उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर आ जाती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। कितना पोटेंशियल है अब उसके पास, जैसे अपना जो बो है, एरो जो जैसे अपन जो धनुष होता है, उस धनुष में जो हम उस एरो को जो हम खींचते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, किसके अपोजिट लगा रहे हैं, जो उसका जो धागा है लगा हुआ है, जो इलास्टिसिटी है उसमें, उसके अगेंस्ट जब हम उसको खींचते हैं तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जब उसको छोड़ देते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये मोटा मोटा हमने बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की छोटी सी झलक मैंने बता दी है, ठीक है। हालांकि मैं और भी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मोटा मोटा पोटेंशियल एनर्जी की बात यही है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। उससे पहले, आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो पहले इसको नोट करना एक बार। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, देखना जरा। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो देखिए हालांकि पहले हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लिए पढ़ रहे हैं, अभी बताऊंगा इसका रिलेशन क्या। देखो 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 ध्यान देना। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे कि हम क्यों बता रहे हैं आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, इनका पोटेंशियल एनर्जी से क्या रिलेशन है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, फोर्सेस तो बहुत सारे होते हैं, फोर्सेस तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। नॉर्मल फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है, एयर ड्रैग फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। हम बातें कर रहे हैं वो फोर्सेस जो किसी बॉडी के ऊपर जब काम करे, वर्क करे, तो वर्क करेगा तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेके जाएगा। तो वो फोर्सेस जो किसी एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब लेके जाएं, तो उनके द्वारा जो किया गया जो वर्क है वो इस बात पर डिपेंड ना करे कि आप उसको कौन से पाथ से लेके जा रहे हैं। द वर्क डन बाई दोज फोर्सेस विच डज नॉट डिपेंड on the path followed by the particle, it is independent of the path followed by that particle, those kind of forces are called conservative forces। मतलब उनके अंदर जो उन फोर्सेस के द्वारा जो काम किया जाता है ना, वो कंजर्व रहता है, मतलब वो बदलता नहीं है। मतलब दो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। आप इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप ऐसे लेके जा रहे हो, ऐसे लेके जा रहे हो, ऐसे लेके जा रहे हो। ये होता है कंजर्वेटिव फोर्सेज। और नॉन कंजर्वेटिव वो होता है जिनके ऊपर डिपेंड करे, जो फोर्सेस जो है इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आप कौन से वो जो उसके द्वारा क्या जो वर्क होता है, उन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के द्वारा क्या जो वर्क होता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर बॉडी को आप कौन से पाथ से लेके जा रहे हैं, पाथ 1 से, पाथ 2 से, पाथ 3 से कैसे लेके जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं देखना जरा।
the work done by the conservative forces in carrying a particle from one point to another point does not depend on the path followed by the particle. It only depends on its initial and final position or on the end points. Initial and final points. आया समझ में? जैसे मान लो कोई एक फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मान लो एक F जो वो कंजर्वेटिव फोर्स है और वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन A से, ठीक है ना, और B तक हम किसी पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, ये फर्स्ट पाथ है, और कोई अनदर पाथ है, ये सेकंड पाथ है। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन A से लोकेशन B तक किया गया जो वर्क है, A से B में जो फर्स्ट पाथ से जो वर्क है और सेकंड पाथ से जो वर्क है वो सेम ही रहेगा। मतलब ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन सा पाथ लेके जा रहे हो। वो फोर्सेस कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन से कहलाते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप या तो ऐसे लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ, मतलब वर्क सेम ही है, वर्क सेम ही, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा आप कैसे लेके जा रहे हो। ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात तो मुझे पता है कि जब ए से बी तक जब हम ऐसे जा रहे हैं और बी से ए में ऐसे आए, तो मुझे एक बात है, सिंस वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ए से बी में जो किया गया वर्क होता है वो नेगेटिव होता है बी से ए में। होता ही नहीं होता? अरे भैया ए से बी जब जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, बी से ए जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो वर्क अपोजिट होंगे ही नहीं होंगे, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव साइन होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। कोस पाई नेगेटिव माइनस का साइन आ जाएगा, तो पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा तो यहाँ पर रखो और ये दोनों बराबर है, या मैं ऐसे करूँ, यहाँ पर ही कर देता हूँ। देखो WAB प्लस WBA इज इक्वल टू 0। WAB प्लस WBA इज इक्वल टू 0, मतलब A से B गए प्लस B से A आए, A से B गए फिर B से A आए, क्लोज पथ में चले, ठीक है ना, क्लोज पथ में, और उस क्लोज पथ में जो वर्क है वो क्या किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया, है कि नहीं है? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये क्या मतलब हुआ इस बात का ये मतलब हुआ कि हम ये भी बोल सकते हैं, अरे भैया ये तो केवल हम ए से बी में ऐसे चले, इस पाथ से चले, लेकिन मैं कह रहा हूं ए से बी में ऐसे जाओ और बी से ए में ऐसे जाओ, तो बी से ए जो है वो माइनस ए बी होगा और दोनों इक्वल हैं, तो WAB प्लस WB इक्वल टू 0 हो गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस को एक अलग डेफिनेशन और बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा किसी क्लोज पथ में किया गया जो वर्क है वो 0 होता है। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इन ए क्लोज पाथ इज 0, ऑलवेज 0। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की दो डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक तो ये डेफिनेशन, एक दूसरी डेफिनेशन, मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इन ए क्लोज पाथ इज 0, ठीक है। मतलब एक राउंड ट्रिप में
एक राउंड ट्रिप में जब एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा ना तो वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए इतनी बात? अच्छा, ये बात है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अच्छा इस कंजर्वेटिव फोर्सेस के कुछ एग्जांपल हैं क्या? बिल्कुल हैं। जैसे 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 एग्जांपल, अपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है। एक ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अच्छा जी, अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है प्यारे दोस्तों। अपना जो स्प्रिंग फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स जो होता है, इलास्टिक फोर्स होता है, ये भी क्या होता है? कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो भी क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। हम तो नहीं मानेंगे, हमें बताओ, प्रूव करके दिखाओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? क्या ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कैसे भी लेके जाओ किसी बॉडी को? हाँ, कैसे भी लेके जाओ वर्क सेम रहेगा। जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ये है मास की बॉडी है, जब आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, ये फर्स्ट पाथ है, ये पॉइंट ए है, ए से बी जब आप लेके जा रहे हो, ठीक है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब mg, तो mg फोर्स यहाँ पर कैसे लग रहा है? इसके ऊपर नीचे लग रहा है mg, और आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहे हो। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? मान लो h हाइट पर लेके गए, मान लो आप h हाइट पर लेके गए, तो वर्क कितना किया? जैसे मैं पहला पाथ ले लेता हूँ, तो फर्स्ट पाथ में जो वर्क किया mgh है, तो माइनस mgh हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पाथ हो गया। सेकंड पाथ में चलता हूँ, देखो ऐसे मैं चलता हूँ, अब की बार यहाँ से मैं यहाँ गया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि ए से, जैसे मैं बोलूँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये पी गया, फिर पी से यहाँ चला गया, क्यू चला गया, फिर क्यू से फिर यहाँ चला गया, ये सेम पॉइंट पर है, तो सेम ही हाइट पर, लेकिन मैं अब की बार ऐसे जा रहा हूँ। सेकंड पाथ, क्या अभी भी वर्क सेम होगा? बिल्कुल होगा, देखना जरा। सेकंड में जो वर्क होगा, तो देखो जरा, यहाँ से यहाँ गया, ये हाइट गई मैं, ठीक है, ये हाइट मान लेता हूँ मैंने, चला x चला, तो ये हाइट चला, तो इसमें वर्क कितना हुआ? इसमें वर्क हो गया माइनस mgx, ठीक है जी, प्लस। फिर यहाँ से यहाँ चला ऐसे, तो यहाँ पर वर्क कितना हुआ? देखो यहाँ पर जब बॉडी को मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो वो mg तो नीचे है और मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो cos 90, तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर जो वर्क है वो जीरो हो गया। प्लस अगेन मैं जब यहाँ से यहाँ चला गया, मान लो ये x2 है, तो अब देखना जरा, यहाँ पर कितना होगा? माइनस mgx2, यानी ये हो गया माइनस mgx2, मेरा ये वर्क आया। अब जो वर्क सेकंड जो पाथ है उसमें होगा माइनस mg, और ये हो गया x1 प्लस x2, ये x1 बोल देता हूँ, x2, और x1 प्लस x2 कितना हो गया? h हो गया। देखना जरा, तो वर्क इस बात पर डिपेंड नहीं करा कि आप कौन से पाथ से लेके जा रहे हो, आप ऐसे लेके चलो, ऐसे लेके चलो, सेम ही आएगा वर्क। दूसरी बात, एक राउंड ट्रिप में जीरो होता है क्या? चेक कर लो, एक राउंड ट्रिप में जीरो होता है। देखो, जब आप किसी बॉडी को, एम मास की बॉडी को जब आप ऊपर लेके गए, ठीक है ना, ऐसे लेके गए, ए से बी लेके गए, तो जो वर्क हुआ वो हो गया माइनस mgh, हुआ कि नहीं हुआ? माइनस, ठीक है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, आप h जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेके जा रहे हो। फिर इस बॉडी को आप b से a नीचे लेके आ रहे हो, तो mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे ही है, तो वर्क जो सेकंड में हुआ वो हो गया प्लस mgh। तो टोटल वर्क कितना हुआ है? टोटल वर्क जो हो गया वो हो गया w फर्स्ट प्लस w सेकंड पूरे क्लोज पाथ में, और वो हो गया जीरो। तो राउंड ट्रिप में जो वर्क होता है वो जीरो होता है, जो हमने यही बताया, ठीक है ना। तो ये सारा आपको डेफिनेशन खुद लिखनी है बोर्ड की एग्जाम में, अपने नोट्स खुद बनाएंगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन क्या है अभी बता देता हूँ, नॉन कंजर्वेटिव भी, ठीक है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, देखना जरा। नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेज होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं ना प्यारे दोस्तों, देखना जरा नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेज होते हैं ना प्यारे दोस्तों, देखना जरा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो आपको कुछ नहीं करना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज की डेफिनेशन मैंने बोल दिया है वैसे,
कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जस्ट इसके उल्टे लिख दो आप, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। The work done by the non-conservative forces in carrying a particle from one point to another point depends on the path followed the particle. It depends on the path of which path you are going, which path you are taking to carry that particle from one position to another position. It depends on the path followed by the particle. Depend करता है। एग्जाम्पल बता दो, मतलब इसमें ऐसे क्रॉस आ जाएगा। और हम ऐसे ही बोल सकते हैं एक राउंड ट्रिप में जो वर्क है वो जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल ये खुद लिखना है, ये खुद लिखना है भाई साहब। ये देखो, ये मैंने तो लिख दिया, ये लो, ये लो, ये मैंने तो लिख दिया भाई, अब तू खुद लिख लेना, ठीक है ना। ये मेरा तो हो गया काम, अपना काम बन गया। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, जितने भी फ्रिक्शन जो फोर्स होते हैं ना, जितने फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्रिक्शन जो फोर्स होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। अच्छा जी, जैसे जो एयर ड्रैग फोर्स होते हैं, एयर ड्रैग फोर्स होते हैं वो भी नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे वेलोसिटी, ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स एक्सेप्ट, और वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स एक्सेप्ट द लोरेंट्ज फोर्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेज एक्सेप्ट लोरेंट्ज फोर्स। ये मोटे मोटे मैंने फ्रिक्शन फोर्स के एग्जांपल बता दिए। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हो गया, ठीक है। विस्कस फोर्स जो होता है, विस्कस फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है वो भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये मोटा मोटा नॉन कंजर्वेटिव। अब ये पढ़ाया क्यों सर, माथा खराब हो गया हमारा, तो क्यों पढ़ा रहे हो? टॉपिक चल रहा था पोटेंशियल एनर्जी का, पढ़ाने लग गए आप कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? चलो बताते हैं। आप एक बार समझ गए ना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आऊँगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, और ये होता क्या है, अभी मैं बताऊँगा उसके ऊपर। चिंता मत करो, आप पढ़े पहले इसको लिख लो, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है, पक्का। ओके, ठीक है। हाँ देखो प्यारे दोस्तों, देखना जरा, समझना। अब आने वाला है क्रक्स ऑफ द टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना जरा, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में रिलेशन। क्यों भाई, क्यों जरूरत पड़ गई? आपको क्वेश्चन तो ये पूछना चाहिए था, क्यों जरूरत पड़ी? ये आप ये अलग अलग डिफाइन कर रहे हो, कभी कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन कर रहे हो, कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो। देखो प्यारे दोस्तों, हमारा मकसद है इस ब्रह्मांड को समझना, इस यूनिवर्स को समझना, इसकी एक एक बातें जो हो रही हैं उनको समझना। और उसके लिए हमने फिजिक्स को इन्वॉल्व किया, हमने फिजिक्स को बनाया, हमने फिजिक्स को बड़ा किया। और फिजिक्स को बड़ा करके वो फिजिक्स हमें बता देती है, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ये हो रहा है। अब फिजिक्स कैसे बनाई गई? फिजिक्स बनाई गई स्टेप बाई स्टेप वाइज। कोई प्रॉब्लम आई तो उसको हमने जाना, क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करके हमने फॉर्मूले बनाए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने लेके आए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने इवॉल्व किया फिजिक्स के अंदर। वैसे ही हमने पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट हम लेके आए। क्यों लेके आए? ताकि फिजिक्स को हम ईजी बना सकें। फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन प्रॉब्लम्स को अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की सहायता से सोल्व कर लोगे तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अभी मैं बताऊँगा आगे। अब पोटेंशियल एनर्जी को समझना पड़ेगा हमें, जो हमने समझ लिया है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच का रिलेशन है वो समझ में आना चाहिए।
जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था पहले, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हमें बताया था कि जब किसी अर्थ के सरफेस पर किसी ब्लॉक को किसी हाइट पर जब हम लेके जाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया काम, हमने जो काम किया है वो काम उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। हमने जो काम किया उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो काम कर रहे हैं। हमारा काम ऊपर है, हमने फोर्स लगाया ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, तो हमारे द्वारा किया गया काम तो पॉजिटिव, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लग रहा है, उतना ही अमाउंट का लग रहा है, उसके द्वारा क्या काम नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो हम इनको रिलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी को इनको रिलेट करना है। तो रिलेशन क्या दिया गया वो मैं बता देता हूं पहले आपको, रिलेशन क्या दिया गया, और फिर मैं बताऊंगा ये रिलेशन ऐसा क्यों दिया गया। देखना जरा, देखना पहले लिखता हूं मैं। The work done by conservative forces, the work done by conservative force, the work done by conservative force is equal to is equal to the is equal to the negative change of potential energy of the system, that is वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने डिफाइन किया। अब देखो जरा, समझना इस बात को, ऐसे क्यों हलवा है क्या, ऐसे डिफाइन कर दिया, क्यों डिफाइन किया, ऐसे कैसे इक्वल हो गया। देखो इसको रिलेट करो, यहां से अपनी अर्थ की सरफेस है, यहां से एम मास का कोई ब्लॉक है, हम यहां से यहां लेके गए उसको, ठीक है, या मैं बोलूँ यहाँ से किसी पर्टिकुलर लोकेशन x1 से यहाँ से हम लेके गए, x1 से लेके गए और यहाँ पर लेके चले गए, x2 तक लेके चले गए। पहले अपना जो एम मास का था वो यहाँ था, ठीक है ना, ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ चले गए, बहुत बढ़िया। आप देखना जरा, समझना। जब x1 से x2 जब हम लेके जा रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स ने काम कितना किया, देखो कंजर्वेटिव फोर्स ने जो काम किया, मुझे बताओ, यहां से यहां लेके गई, यहां से यहां लेके गए कि नहीं लेके गए, बोल बिल्कुल लेके गए, ठीक है ना। ये अपना ओरिजिन है, ये अपना क्या ओरिजिन है, मूल बिंदु 0 0, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ने जो काम किया वो होगा माइनस का mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया x2 माइनस x1, यानी ये हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स ने काम कर दिया। माइनस क्यों है, नीचे लग रहा है, माइनस mg, x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान ली है, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 ये अपने पास क्या आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। माइनस कोस पाई माइनस हो गया। ये कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया, और इस कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो वर्क है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में हमें किया गया, किसने किया, कंजर्वेटिव फोर्स ने किया। और ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता आप कैसे लेके जा रहे हो, आप ऐसे लेके जाओ, आप ऐसे लेके जाओ, आप ऐसे लेके जाओ, आप ऐसे लेके जाओ, किसी भी पाथ से आप लेके जाओ, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल इनिशियल और फाइनल बात पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। अच्छा, मान लो कि यहां से यहां तक हम लेके गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब हम लेके गए, तो मान लो इसने जो काम किया, कंजर्वेटिव फोर्स ने जो काम किया, ग्रेविटी फोर्स ने जो काम किया, वो मान लो 20 जूल काम किया। कितना काम किया, 20 जूल काम किया।
तो यहां से यहां जब लेके गए तो 20 जूल काम किया गया। कितना काम किया गया? 20 जूल काम किया। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता, आप यहां से यहां लेके जाओगे तो भी 20 जूल, यहां से यहां लेके जाओ तो भी 20 जूल। तो मैं यहां पर जो है एक क्वांटिटी डिफाइन करता हूं, मेरी तरफ से डिफाइन करता हूं। मैं बोल देता हूं यहां पर जो है x1 पर मैंने डिफाइन किया ux1, मैंने डिफाइन कर दिया कुछ भी। मैंने बोल दिया कि यहां पर जो है मैंने डिफाइन कर दिया 10। तो मुझे बताओ यहां पर मैं कितना डिफाइन करूं ताकि ये इक्वल आ जाए, क्योंकि हम एक माइनस साइन को छोड़ दो, एक बार माइनस को साइन को छोड़ो। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? हम ये डिफाइन कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब हमने बोला U2 माइनस U1 होता है। एक बार माइनस साइन में कंफ्यूजन में मत पड़ो, मैं बताऊंगा माइनस साइन क्यों है, ठीक है ना। तो U2 माइनस U1 है, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो हम बोल रहे हैं 20 जूल है। तो बताओ U1 मैंने बोला, U1 जो है वो मैंने बोला 10 है, तो यहां पर कितना होना चाहिए? 30। अरे तभी तो 20 आएगा। लेकिन सर जरूरी होगा 10 हो, यहां पर ऐसे भी तो हो सकता है यहां पर 20 हो, तो यहां पर क्या कर दो 40 हो जाए। यहां पर मान लो 30 हो, तो यहां पर कितना कर दो अपने पास, ये 30 क्या तो ये 50 कर दो। लेकिन आना चाहिए क्या? 20 जूल। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ux1 और यहां पर ux2। अब ux1 ux2 जो है ना, ये तुम्हारी मर्जी से चेंज कर सकते हो, कितना भी कर दो, लेकिन इनका चेंज जो है, इनका जो डिफरेंस है वो फिक्स होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड 20 जूल, 20 जूल, दैट इज इक्वल टू द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब इनका जो डिफरेंस है ना, डेल्टा यू जो है वो नहीं बदलना चाहिए, ये फिक्स रहेगा। लेकिन आप इसकी ये जो रेफरेंस है ना, ये आप बदल सकते हो। ये इस पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल, इस पॉइंट पर कितनी, अपनी सहूलियत के अनुसार ले सकते हो, कितनी भी सहूलियत के अनुसार ले सकते हो। जैसे अभी कॉल करो अपनी जो डेफिनेशन। अच्छा माइनस साइन क्यों लिया अभी बताऊंगा। माइनस साइन हमने रिलेट करने के लिया क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो है नीचे की ओर वर्क करेगा, मतलब उसका जो वर्क है, उसका जो फोर्स है नीचे है, तो उसके ऊपर साइन नेगेटिव आएगा। और हम जो फोर्स लगा रहे ऊपर, तो हमारे द्वारा क्या करें? पॉजिटिव होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के जो वर्क है उसका नेगेटिव वर्क है, और हमने जो वर्क किया वो पॉजिटिव वर्क है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क है, इनको रिलेट करने के लिए आगे मैं बताऊंगा कि अपना जो एक्सटर्नल वर्क, जो ये तो कंजर्वेटिव नेगेटिव है, लेकिन जो हमारा जो एक्सटर्नल जो वर्क करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इनको रिलेट करने के लिए, प्यारे दोस्तों, रिलेट करने के लिए बस माइनस प्लस लेके आए और कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है ना। रिलेट करने के लिए नेगेटिव और प्लस लिया। अच्छा हाँ, तो ये डेफिनेशन हमने वहां लगाओ, देखो। हाँ, चूंकि हम जानते हैं जो हमने डिफाइन कर दिया WC इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो गया? mg x2 माइनस x1। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मजा आ गया जी। हा u2 माइनस u1 इक्वल टू mg x2 माइनस mg x1। वाह रे वाह, मजा आ गया। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ux2 माइनस ux1। ठीक है जी। मैंने बोला था अभी क्या बोला था? मैंने बोला था कि लाला पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है ना वो फिक्स रहना चाहिए। जो वैल्यू हो वो कुछ भी चेंज कर सकते हो, ये बदल सकते हो, रेफरेंस बदल सकते हो। अगर मैं बोलूं कि ये जो वैल्यू ये फिक्स रहेगी, कुछ भी ले सकते हो एक पर्टिकुलर। तो यहां को अगर मैं बोल दिया, मैंने बोला कि फॉर रेफरेंस के तौर पर हमने बोला कि x1 को 0 करोगे तो ux1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ux2 जो है वो हो जाएगा mgx2। और इन जनरल किसी भी x लोकेशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgx हो जाएगी। अगर आप x1 इक्वल टू 0 पर, मतलब यहां पर इसके सरफेस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 शिफ्ट कर दो ना, 0 कर दो, यहां पर 0 मान लो, ठीक है ना। जैसे x1 0 सॉरी x1 0 यहां हो जाएगा। मैं बोलूं कि जैसे बोलूं होगी, जैसे ये जो है यहां पर, ठीक है ना, x1 0 कर दिया ना आपने, तो x1 जब 0 कर दिया तो यहां पर mgx1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x1 0 कर दिया तो यहां पर 0 कर दिया, तो x2 पर कितना हो जाएगा? mgx2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये लो। जैसे वही बात है, 20 जूल है, तो यहाँ की जो आपने एनर्जी, अगर यहाँ की एनर्जी आपने 0 जूल डिफाइन कर दी ना, 0 जूल डिफाइन कर दी, 0 जूल डिफाइन कर दी, तो यहाँ की कितनी हो जाएगी? mgx2, ये 20, अभी भी 20 है, पहले भी 20 जूल थी
तो हमने रेफरेंस के तौर पर इसका एक रेफरेंस के तौर पर हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि आप जो है यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लो, और फिर जो है चेंज तो सेम ही रहेगा, चेंज तो बदलता नहीं है, तो यहां पर जो है mgx हो जाएगी। इसको बोलते हैं जो रेफरेंस जो हम सेट करते हैं, दैट इज को स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज ए डिस्कस्ड अर्लियर स्लाइड, और वो उसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। रेफरेंस पॉइंट हम सेट करते हैं, ये हमेशा करेंगे। क्यों करते हैं? सहूलियत के अनुसार, क्योंकि चेंज तो बदलता नहीं है ना। मैंने बोला चेंज नहीं बदलता, तो चेंज नहीं बदलता तो एक पर्टिकुलर लोकेशन को 0 मान लो, फिर उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन करते रहो उसको, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आसानी हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अदरवाइज चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब पता लग गया हम एच हाइट के ऊपर mgh क्यों डिफाइन करते हैं। ये एच हाइट के ऊपर mgh पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल तब है जब हम उसकी सरफेस पर जो x बराबर 0 पर पोटेंशियल हम 0 डिफाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, यहाँ पर 0 करोगे, तो यहाँ से आपको mgh लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। पी फॉर्मेट ऐसी आ रही है। तो W कंजर्वेटिव, अब आके यहाँ पर आता हूँ मैं, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा मैंने इसको बता दिया, देखो एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना वापस, ठीक है। अब आगे देखो, कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है, ठीक है ना। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स को मैं बोलूँ कि एफ कंजर्वेटिव एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, मान लो 1D की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा यू, ठीक है ना। या अगर मैं फॉर इनफाइनाइटेसिमल वर्क की बात करूँ, DWC की बात करूँ, ठीक है ना, DWC इक्वल टू माइनस का डी यू, ठीक है ना, ठीक है। या मैं बोलूँ कि एफ सी वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डी यू, या मैं बोलूँ कि एफ सी इज इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, ये हो गया अक्स के, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के दौरान मान लो कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है एफ एक्स, जो अक्स का फंक्शन है उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी यू बाई डी एक्स, लिख सकता हूँ, लिख सकता भाई, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दिया, तो एफ सी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एफ वाई आ जाए तो वो माइनस का डी यू बाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है ना। एंड एफ जेड जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी जेड। तो इन जनरल अगर मैं मुझे लिखना चाहूँ तो एफ वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स एक्स कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई वाई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल जेड जेड कैप, ठीक है ना। तो एफ वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू, ऐसे भी लिख सकता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स को, ठीक है। बहुत बढ़िया फॉर्म है ये, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात है, इनको बहुत ध्यान रखना इन बातों को। तो ये हो गया, खैर ये मुझे बताना था, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। और ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एफ सी इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है ना। ग्रेडियंट समझते हो ना, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली, आगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे बतानी है, वो देखो क्या है, पहले इसको नोट करो, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म, दैट इज, देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहीं पर लगते आते हम निपटा देते हैं उसको, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आती कि नहीं आती? वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आती कि नहीं आती? बिल्कुल आती है सर। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? जितने भी फोर्सेज हैं, नेट फोर्सेज के द्वारा जितनी फोर्सेज हैं, किसी प्रकार के हो सकता है, कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सभी फोर्सेज के द्वारा किया गया जो वर्क है वो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम
हम जानते हैं कि जो नेट जो वर्क होता है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जो होता है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज क्या होता है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। बट अगर मान लो, बट इफ देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज, मान लो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स है भाई साहब, हाँ, और कोई फोर्स ही नहीं है, कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव के द्वारा कर दूंगा मैं तो नेगेटिव पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बट वी ऑल्सो नो दैट, क्या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नेगेटिव चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी होता है। अच्छा जी, तो दोनों को इक्वेट कर दो। सो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या सर, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वाह रे वाह सर। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0 कर दो, वाह रे वाह सर। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि के फाइनल माइनस का के इनिशियल प्लस का यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल इक्वल टू 0, हाँ जी वाह सर। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, वाह रे वाह सर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि काइनेटिक जो मैकेनिकल एनर्जी, जो पहले इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है, यानी इट रिलेट्स, ठीक है ना, मतलब ये बता रहा है के प्लस यू इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। मैंने क्या कहा था, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड इफ ओनली there is existence of conservative force only, then the mechanical energy will be conserved of that system। ये है मैकेनिकल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग ब्लॉक है, उसमें केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, दैट इज को इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। इसके अंदर हमेशा जो है मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। हाँ, बता दूं क्या, चलो जैसे अभी बता देता हूं। देखो जरा, आ जाओ। जैसे पहले मैं स्प्रिंग फोर्सेस के बारे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कर लेता हूं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में आ रहा हूं जल्दी, ठीक है ना। अब देखो प्यारे दोस्तों, देखना जरा, ये मेरी प्यारी सी स्प्रिंग और ब्लॉक है क्या? जी बिल्कुल सर, समझ गए, अच्छा लगा। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो किसी लोकेशन पर लेके चला गया, इसको एक्स लोकेशन पर लेके चला गया, वाह रे वाह सर। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स। जब मैं इसको dx डिस्प्लेस करूँगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया तो कितना होगा, माइनस का के एस डी एक्स, क्योंकि कोस पाई 0, कोस पाई -1 हो जाएगा, तो माइनस के। तो कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया वो माइनस का के एक्स डी एक्स। मान लो इसकी इनिशियल लोकेशन एक्स आई से मैं एक्स फाइनल पर लेके जाता हूँ, तो कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया वो माइनस का हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का स्क्वायर। वाह रे वाह सर, ये कैसे कर दिया आपने? अरे मुन्ना, मैंने इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन, मान लो एक्स आई से इसको एक्स फाइनल पर लेके जा रहा हूँ, तो मैंने बस इसकी लोकेशन जो है एक्स आई से एक्स फाइनल में जो वर्क है, जो कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया वो माइनस का हाफ के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल हो जाएगा, बिल्कुल। बट हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, अभी हम जानते हैं, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि बेटा कि देखो कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो नेगेटिव चेंज इन इट्स पोटेंशियल जो होता ही नहीं होता, बिल्कुल। तो दोनों को इक्वेट कर दो, यानी डेल्टा यू जो हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है जी सर, यानी यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल हो जाएगा हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, रेफरेंस के तौर पर रेफरेंस मैं कर सकता हूँ, रेफरेंस सेट। अब मुझे मिल गई अनुमति, मैंने बता दिया आपको, तो सेट लेट एक्स आई इक्वल टू 0, तो यू आई कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा।
तो किसी भी अक्स डिस्टेंस के ऊपर, मतलब अक्स इलोंगेशन पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाती है। वाह, अरे वाह सर, मजा आ गया। हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब उस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, उसकी जो इक्विलिब्रियम लेंथ है, जहां पर नेट फोर्स 0 है, वहां से जब आप उसको अक्स डिस्टेंस उसको खींच देते हो तो वहां पर उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाती है। क्या आ जाती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये बात है, हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाती है। मतलब उसकी जो नेचुरल लेंथ है वहां से जब आपने इसको अक्स डिस्प्लेसमेंट दे दोगे तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, किसी भी एक्स लोकेशन पर, हाँ, और वहां पर क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको किसी अर्थ सरफेस के, मतलब अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर लेके जाते हो तो mgh आ जाती है। क्या आ जाती है? mgh आ जाती है, mgh। और यहाँ पर क्या आ जाती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। आपने बोला था सर आप ये बताओगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी काम क्या आती है? आपने बोला था ना ये हेल्प करेगी हमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाने में। देखो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी इसका भी एक एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये प्रॉब्लम्स को इजी करती है, उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, चूंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो, देखना मुन्ना, देखना, मुझे एक बात बताओगे क्या? एम मास का ब्लॉक है, हाँ जी है। क्या ये ओसिलेशन करता है? किसी एक डिस्टेंस पर जब आप किसी को खींच दोगे तो ओसिलेशन करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ऐसे करेगा। इसकी ये जो है ये मैक्सिमम लोकेशन एक्सएम है, जिसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ये माइनस एक्सएम है और ये 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? यहां पर जाके रुक जाएगा, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम, जो यहां पर कंप्रेशन में इसका जो इलोंगेशन मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है इसकी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? वो मैक्सिमम होगी। वो कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स एम स्क्वायर। वाह रे वाह सर, मजा आ गया। यहां पर भी ऐसा ही सीन होगा, यहां पर भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 0, वाह रे वाह सर, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हो जाएगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्केलर होती है ना। अरे बोलो, स्केलर होती है। ओ, मजा आ गया। मैंने एक बात कही थी, जो एनर्जी जो होती है वो किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है। एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है, एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है। इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जो टुकड़ा है, वो ब्लॉक है, वो यहाँ से खींच के मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन पर आ गया। जब वो यहाँ से वापस आएगा तो यहाँ पर तो वो रेस्ट पर था, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम थी। जैसी वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे वो ब्लॉक जो है वो वापस से ऑसिलेट करता हुआ चलेगा, मोशन में आएगा, तो इस सिचुएशन के ऊपर मान लो यहाँ की मैं बात करूँ, किसी पर्टिकुलर लोकेशन अक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी वो हाफ एम वी स्क्वायर है। लेकिन ये किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल, क्योंकि ये कहीं कहाँ से आ रही है? ये यहीं से तो आ रही है ना। अरे कहीं अलग से थोड़ी ना आ रही है मेरा मुन्ना। हाँ देख ना जरा, वेलोसिटी जो मैं बोलूँ तो मैं बोल देता हूँ कि एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और अपॉन एम का रूट, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वेलोसिटी हम दे सकते हैं। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ एनर्जी का, अगर मैं बोलूँ कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, तो ये मैं बोल देता हूँ एक्स, और ये एक्सट्रीम लोकेशन माइनस एक्सएम हो गया और ये प्लस एक्सएम हो गया। और यहाँ पर जो इसका जो ग्राफ हो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर जो वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी ये माइनस एक्सएम,
ठीक है ना, यहाँ पर मैक्सिमम। लेकिन x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो कितनी आ जाएगी, हाफ एम ए। लेकिन एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, हाफ एम ए वी स्क्वायर। और वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, मैक्सिमम का स्क्वायर बोल देता हूँ, ठीक है ना। वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ कि कुछ इस प्रकार से, और ये टोटल एनर्जी कुछ इस प्रकार से बोल सकता हूँ। देखो ऐसे, ये जो है वो जो ग्राफ है ये तो है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू टी प्लस ई, ठीक है ना। मतलब ये जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल ग्राफ मैंने बता दिया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर केवल और केवल जो है काइनेटिक एनर्जी होगी तो जिसकी वैल्यू ये है मैक्सिमम, और ये हाफ एम वी एस, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि इस पूरी सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी हर एक लोकेशन पर कंजर्व है। किसी भी लोकेशन की बात करो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है। जब जब किसी सिस्टम के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देखो, हाँ देखो, इस पॉइंट के ऊपर इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व, देखो मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट है, ये अच्छा। अब आपने बताया नहीं सर इसका यूज क्या है, इस पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्यों यूज में लिया, और आप एक और पोटेंशियल एनर्जी हमारी रहेगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आज नहीं करेंगे। पहले दोस्तों जो लेक्चर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और मुझे डर लगता है भाई, क्योंकि वीडियो की लेंथ जब ज़्यादा हो जाए तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। हमें पहली बात ये करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ क्या है, ठीक है। दूसरी बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, फिर हम पावर के ऊपर जाएंगे, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर हम इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इस लेक्चर को सुन करके तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टे दिस टाइप एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक थैंक यू वेरी मच प्यारे दोस्तों।